अगेन मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत आपका ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन में स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर पढ़े थे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और एटमॉस्फेयर में जो हीट है या जो इंसोलेशन है वो प्राप्त होती है पृथ्वी को सूर्य से। देन इंसोलेशन कम्स फ्रॉम सन। तो जो इंसोलेशन आपको सूर्य से प्राप्त होता है उसके बजट को हमें देखना है, और वो बजट जिस चैप्टर में हम देखेंगे उस चैप्टर का नाम है हीट बजट ऑफ अर्थ। हीट बजट ऑफ अर्थ। सिंपल शब्दों में अगर देखना चाहें तो देखिए आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं। मान लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं कि सूर्य से या सन से 100 यूनिट हीट आती है। 100 यूनिट या 100 इकाई। ठीक। सन में जितनी भी हीट है, जितनी भी हीट, ठीक, उसका 2 अरबवां हिस्सा जो है, ठीक, और उस 2 अरबवें हिस्से में भी कुछ पॉइंट सिर्फ अर्थ को प्राप्त होती है। अगर यहाँ के केस में देखा जाए कि अगर सूर्य से 100 रुपए की हीट प्राप्त हुई, मतलब 100 यूनिट हीट प्राप्त हुई, तो इसमें से एक तो हमें देखनी है 49 यूनिट अलग, और उसके बाद हमें देखनी है 51 यूनिट, ये अलग देखनी है। ये जो 49 यूनिट आपको हीट दिखाई दे रही है ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ये अर्थ तक पहुंचती भी नहीं। ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, जिसको अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट है, या डायरेक्ट ये परावर्तित हो जाती है। तो इसका रोल आपको अपीयर नहीं होगा। ये जो 51 हीट है, 21 यूनिट है, ये एब्जॉर्ब की जाती है। यह अवशोषित की जाती है, और जब अवशोषित की जाती है तो फिर जो 51 यूनिट है ये भी रिटर्न होकर स्पेस में जाएगी, ये भी रिटर्न होकर स्पेस में जाएगी, और ये पहले ही रिटर्न होकर स्पेस में जा चुकी है। तो इसको 2 सेगमेंट में हमें देखना है। ठीक। 100 यूनिट अगर है तो 49 यूनिट जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी या डायरेक्ट परावर्तित हो जाएगी स्पेस में, और वहीं पर जो 51 यूनिट है ये एब्जॉर्ब की जाएगी अर्थ में। ये एब्जॉर्ब जो की जाती है ये दोबारा जब वापस होगी, ठीक, मतलब ये भी रिटर्न होगी। रिटर्न होने में कॉन्वेक्शन प्रोसेस होगा, कंडक्शन प्रोसेस होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी। ठीक। तो यहाँ के केस में अगर देखा जाए जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या इंफ्रारेड है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ के अगर सिंपल, अगर ये जो 51 यूनिट है, अगर इसको हम अर्थ सरफेस ले लें और यहाँ पर सन हो, ठीक, अगर ये सन है तो सन से हीट चलकर यूं आई, और हीट जब पहुंच रही है इस तरीके से अर्थ सरफेस तक यूं, तो कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर है। यहां तक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर में कई चीजें होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स हैं, साथ में यहां पर क्लाउड्स भी हैं, है ना। अब ये जो आई है हीट, ये कितनी यूनिट हम लोगों ने कंसीडर की है? 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट में 49 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाती है। कितनी यूनिट रिफ्लेक्ट हो गई? 49 यूनिट विदाउट एनी रिएक्शन। 49 यूनिट रिटर्न हो गई। अब ये जो रिमेन 51 यूनिट बची है, 51 यूनिट, ये एब्जॉर्ब की जाएगी सबसे पहले या अवशोषित की जाएगी? उसके बाद ये अवशोषित की जाएगी, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रिटर्न भी होगी, ये रिटर्न भी होगी स्पेस में या वापस जाएगी अंतरिक्ष में। और जब रिटर्न जाएगी तो इसमें कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अगर देखा जाए जो प्राइम आपको नजर आया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको आप पार्थिव विकिरण भी कहते हो,
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण, है ना, पार्थिव विकिरण। इसको टीसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण भी कह सकते हो। भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण मतलब यहां से जो लौट के वापस जाएगी वो क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या भौमिक विकिरण। और ये जो वापस जा रही है, ये जो 51 यूनिट एब्जॉर्ब हुई थी, ये वापस जा रही है ना। तो अगर देखा जाए इसकी वजह से पृथ्वी का जो हीट बजट है या ऊष्मा का संतुलन है वो बना रहता है। पृथ्वी पर जीवन बना रहे इसके लिए टेम्परेचर का भी संतुलन अवस्था में होना आवश्यक है। अब किस अकॉर्डिंग ये हीट बजट वर्क करता है वो हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट देखें। देखिए अर्थ एनर्जी बजट, ये जो अर्थ का एनर्जी बजट आपको नजर आ रहा है, अगर हीट आई है तो कुछ एनर्जी है जो गेन की जा रही है बाय अर्थ सरफेस, और जो अर्थ सरफेस के द्वारा गेन की जा रही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अर्थ के द्वारा कितनी परसेंटेज गेन की गई थी, 51%। उसके बाद ये रिटर्न भी होगी। और यहां के केस में हम देख रहे हैं कि कुछ लेटेंट हीट से या इवेपोरेशन वाष्पन से वापस जा रही है, कुछ कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू वापस जा रही है, कुछ जो है वो इंफ्रारेड, और ये इंफ्रारेड क्या है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो स्पेस की तरफ ये निकल रही है। अगर देखा जाए तो यहां पर भी जो इंफ्रारेड वापस जा रही है वो एब्जॉर्ब की जा रही है एटमॉस्फेयर के द्वारा। यहां पर देखा जाए जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो स्पेस में वापस जा रही है, और ये एनर्जी कहां से लॉस हो रही है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से भी जब एनर्जी लॉस करेगी तो दोबारा स्पेस में वापस जाएगी, और किस फॉर्म में वापस जाएगी, इंफ्रारेड के फॉर्म में। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन ही आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, याद रखना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो प्राइमरीली अगर देखें तो दो टाइप के रेडिएशन हमें देखने, एक सोलर रेडिएशन और एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही क्या है, आपका इंफ्रारेड है। यहां से एनर्जी रिलीज हुई। और दूसरी खास बात, ये जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस भी रेडिएशन को एमिटेड करेगी इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। तो जो लौटने वाला विकिरण होता है पृथ्वी से उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। अगले पॉइंट में आप आ जाइए। देखिए ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। स्पेस में जो सूर्य से आने वाली हीट है आपने इसको कंसीडर कर लिया 100, हम इसे कंसीडर कर रहे हैं 4800, ठीक। और यहां के केस में जो यहां पर आपकी एंट्री हो रही है, ये जो 51% है ये तो एब्जॉर्ब की जाएगी अर्थ के द्वारा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और रिमेन 49% में ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर हमें कितने तरीके हैं कैसे इनको परसेंटेज में डिवाइड करें। अब यहां पर आपको अपीयरेंस में दिखाई दे रहा है फिगर, एक बार फिगर को आप आराम से देख लेना कि 48% और 17% हीट रेडिएट हो रही है। एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, 35%। और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको ही क्या कहा जाता है, एल्बिडो। जो डायरेक्ट रिटर्न हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। अब यहां में 1 बाय 1 पॉइंट देखना शुरू करते हैं। एक्सोस्फीयर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और एक्सोस्फीयर से ही हीट की कुछ अमाउंट जो है वो यहीं से रेडिएट होनी शुरू हो जाती है। अब यहां से केस में देखें, देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान, है ना। यहां पर हमें पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट विच कम्स थ्रू इंसोलेशन and almost same amount of heat return in space in form of reflecting heat and terrestrial radiation due to it temperature of earth becomes balanced. This average expense of heat known as heat budget of earth. अगर देखा जाए जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो हमेशा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म या समान रहता है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट विच कम्स थ्रू इंसोलेशन, जो अमाउंट हीट की सूर्य से आ रही है इंसोलेशन के थ्रू आ रही है, ऑलमोस्ट लगभग उतनी ही सेम अमाउंट में हीट रिटर्न हो जा रही है स्पेस में इन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग हीट। रिफ्लेक्टिंग हीट के फॉर्म में ये वापस चली जाती है, जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह रहे थे। एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ड्यू टू इट टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान संतुलन में रहता है या बैलेंस में रहता है। दिस एवरेज एक्सपेंस ऑफ हीट नोन एज
हीट बजट ऑफ अर्थ। इसी को हम हिंदी में यहाँ पर देख लेते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। पृथ्वी पर औसत तापमान सदैव लगभग एक सा बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी ऊष्मा सूर्य ताप के रूप में प्राप्त होती है, उतनी ही ऊष्मा परावर्तित विकिरण या पार्थिव विकिरण के द्वारा पुनः अंतरिक्ष में वापस चली जाती है, जिसके कारण धरातल पर तापमान का संतुलन बना रहता है। ऊष्मा के इस औसत व्यय को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। अब यहां पर जो हम अगला पॉइंट देखेंगे, अगले पॉइंट में आपको क्या नजर आएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ अर्थ represent in percentage by scientist known at heat budget। वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के इस ऊष्मा हस्तांतरण को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जिसको ऊष्मा बजट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी 100 यूनिट ली थी, और ये जो 100 यूनिट थी ये किस में रिप्रेजेंट की जा रही थी, ठीक, तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जा रही थी। तो इसको आप हीट बजट के फॉर्म में देखते हो। इफ द सोलर रेडिएशन डिवाइड इन 100 यूनिट, यदि सौर विकिरण को 100 इकाई में विभाजित करें, जो इंसोलेशन है सूर्य से आने वाली हीट है, अगर आप उसको 100 यूनिट या 100 यूनिट में डिवाइड करते हो, इफ डिवाइड इन 100 यूनिट देन, अब 100 यूनिट में अब आप देखते चलिए, यहां पे वन बाय वन थिंग्स हम करते चलेंगे। सबसे पहले 35 यूनिट, फर्स्ट पॉइंट में हम देखें, दिस रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर क्लाउड्स डस्ट बिफोर रीच अर्थ सरफेस। 35 ऐसी यूनिट हैं जो अर्थ पर पहुंचने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिनमें से 24 यूनिट्स 24 इकाइयां 24 यूनिट्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्लाउड्स, जिसमें से 24 इकाइयां बादलों से परावर्तित हो जाती हैं। और यहीं के केस में देखें, ये 2 इकाई जो आपकी दिखाई दे रही हैं, ठीक, एंड 2 यूनिट्स 2 to 3 यूनिट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम आइस कवर्ड एरिया। अभी जो 2 से 3 यूनिट हैं जहां पर ढेर सारी आइस है, वहां पर लाइट पड़ी और आइस या बर्फ ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये जो 2 to 3 यूनिट आपको अपीयरेंस हो रही है, ये डायरेक्ट आइस कैप कवर्ड एरिया के द्वारा ये वापस चली जाती हैं। रिफ्लेक्ट आइस कवर एरिया ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जो आइस कवर एरिया है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। नेक्स्ट में देखें, नियर अबाउट 6 यूनिट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इनमें से 6 यूनिट जो है वो वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है। दिस इंसोलेशन कैन नॉट बी वार्म एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, इट्स रिफ्लेक्ट्स इनटू स्पेस विच नोन एज एल्बिडो। अब देखा जाए, सूर्य की यह जो ऊष्मा है ये पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि यह वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसको एल्बिडो कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम एल्बिडो किसका है। तो अगर मैक्सिमम एल्बिडो की बात करें तो जैसे सनलाइट यूं आई और अर्थ सरफेस तक पहुंची, और कहीं पर अगर आइस है, अगर आप कभी ऐसे आइस वाली जगह पर जाओ तो आइस पर जैसे यहां पर लाइट पड़ेगी, आइस शीशे की तरीके आपको चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर कर देती है। मैक्सिमम जो लाइट है ना, वो यहीं से ट्रांसफर होकर स्पेस में चली जाती है। तो जो मैक्सिमम एल्बिडो, किसी भी कोई भी सरफेस हो उसको प्राप्त होने वाला प्रकाश, ठीक, द लाइट विच गेन बाय एनी सरफेस एंड रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होने के इनके बीच का रेशियो, ये जो रेशियो है किसके बीच का, जो लाइट इनको मिल रही है, किसी भी सरफेस पर जितनी लाइट पड़ती है और जितनी रिफ्लेक्ट होती है, उनके बीच का जो रेशियो है उसको हम किस में अपीयर करते हैं, एल्बिडो में। अब मान लीजिए किसी सरफेस को 100 यूनिट लाइट मिली और उसने 98 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका जो एल्बिडो है वो अगर देखा जाए तो 98 रहा, क्योंकि इसने 98 यूनिट्स वापस कर दी। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, सफेद बर्फ का या व्हाइट आइस का। तो यहां के केस में हम लोगों ने एल्बिडो देखा, जो एल्बिडो है वो रिटर्निंग रेशियो अपीयर करता है, जिसको एल्बिडो कहते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, द इंसोलेशन, यहां पर आइसोलेशन लिखा है, द इंसोलेशन कैन नॉट बी वार्म एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, इट्स रिफ्लेक्ट इनटू स्पेस विच इज नोन एज एल्बिडो। सूर्य की यह ऊष्मा
पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है, यह वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसको एल्बिडो कहते हैं। तो अभी तक आपने जो यूनिट्स देखी, पहली यूनिट्स 35, अगले पॉइंट में चले आइए, अगले पॉइंट में चलते हैं 14 यूनिट्स। Absorbed by different layer of atmosphere, dust particles and water vapor before reaching earth surface। लगभग 14 यूनिट जो हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एटमॉस्फेयर में। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के द्वारा, डस्ट पार्टिकल या धूल कण के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा। ये पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती और 14 यूनिट बीच में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो 34 और 49 ये दो यूनिट्स, अगर इनको हम ऐड करें, है ना, 35 और 14 को जब आपने ऐड किया तो कितनी बची? 49 यूनिट। और ये 49 यूनिट अर्थ के सरफेस तक पहुंची ही नहीं है ना। अब यहां के केस में देखा जाए, दिस वे 49 यूनिट एबॉलिश बिफोर रीच द अर्थ सरफेस। इस प्रकार कुल प्राप्त 100 इकाई में 29 जो 49 इकाई हैं वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। रिमेन 51 यूनिट, शेष 51 यूनिट जो अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। दिस रीच एट द अर्थ सरफेस, या धरातल पर पहुंचती हैं। इन विच 17 यूनिट बैक टू स्पेस फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये जो 51 यूनिट पहुंची हैं, इनमें से जो 17 इकाइयां होती हैं, 17 यूनिट्स बैक टू स्पेस फ्रॉम अर्थ सरफेस, जिसमें से 17 इकाइयां पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। अगले में जो सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा 34 यूनिट्स, इस जो हम लोग टोटल 51 यूनिट में देख रहे हैं, इन विच 34 यूनिट एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस। बाकी जो 34 इकाइयां हैं, ठीक, ये क्या होंगी? एब्जॉर्ब होने के बाद एटमॉस्फेयर में ये 34 इकाइयां संचालन, संवहन और विकिरण, ये 3 प्रोसेस वर्क करेंगे। संचालन, संवहन और विकिरण विधि द्वारा वायुमंडल द्वारा अवशोषित। ठीक, तो यहां पर ये 3 प्रोसेस, और टोटल ये आपकी जो 51 यूनिट है ये भी रिटर्न होकर आपकी स्पेस में और जो एब्जॉर्ब है, तो ऑलमोस्ट जो है पृथ्वी का संतुलन लगभग बराबर रहता है हीट बजट के केस में। अगले पॉइंट में हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर तापमान का वितरण। पृथ्वी पर तापमान का वितरण किसके अकॉर्डिंग होता है? द डिफरेंट फैक्टर्स। पृथ्वी पर तापमान का वितरण डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से विभिन्न कारक हैं जो पृथ्वी पर टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं विभिन्न कारक में, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, अक्षांश। अक्षांश जो होते हैं, अगर अक्षांश की बात करें, अगर हम लोगों ने अर्थ को इस तरीके से लिया, इसको मैं कहूं 0 डिग्री, और यहां तक आते आते 90 डिग्री, है ना। जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इस तरफ से इधर आना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप इधर से इस तरफ आना शुरू करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, क्योंकि इंसोलेशन, सूर्य का प्रकाश भी इसी के अकॉर्डिंग पड़ रहा होता है। तो सबसे पहला फैक्टर लैटिट्यूड। द इंसोलेशन, ये बार बार आइसोलेशन लिख रहा है, आप इसको इंसोलेशन समझना, इंसोलेशन। द इंसोलेशन finds at earth's surface according to latitude. The sunlight impose vertical at equator, यहां पर सनलाइट वर्टिकल पड़ेगी और बाकी हिस्सों में ऑब्लिक या तिरछी जा रही होती है। इक्वेटर एंड ऑब्लिक थ्रू आउट द ईयर। impose vertical at the equator and oblique at pole. oblique at pole, यहां पर होना चाहिए at pole, oblique at poles थ्रू आउट द ईयर। सूर्यताप धरातल पर अक्षांशों के अनुसार प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पर वर्ष पर्यंत सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तथा ध्रुवों पर यह प्रकाश तिरछा पड़ता है। और जब ध्रुवों पर यह प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा,
और यहाँ पर जब वर्टिकल पड़ रहा है तो इस वाले हिस्से पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इस तरफ चलोगे टेम्परेचर डाउन होगा और इस तरफ आओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड टेम्परेचर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। अगले पॉइंट में हाइट फ्रॉम ओशन सरफेस, हाइट फ्रॉम ओशन सरफेस, याद रखना हमेशा जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापी जाती है। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो रेलवे स्टेशन पे देखना एक बोर्ड लगा होगा, यहां पर आपके स्टेशन का नाम लिखा होगा और यहां पर कॉर्नर पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक, हाइट फ्रॉम सी लेवल। यहां पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है या हाइट, कि आप कितनी ऊंचाई पर हो। तो हमेशा जो हाइट है वो कहां से मेंशन की जाती है, फ्रॉम ओशियन सरफेस। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में देखा था कि हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन होगा ट्रोपोस्फियर में। अगर आप कहीं भी हो और आपने ये प्लान बनाया, आप प्लेन एरिया में या मैदानी इलाके में हो, चाहे आप हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, और आपने प्लान ये बनाया कि मैं वैष्णो देवी यात्रा पर जाऊं, तो अगर वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहे हो तो हिमालय की तरफ जा रहे हो, ऊंचाई पर पहुंचोगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ऊंचाई के अनुसार भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। तो यहाँ के अगर हम केस में देखें, द टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक। ओशन सरफेस, जो ओशियन सरफेस है, समुद्र के तल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होता है। अगले पॉइंट में चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन सरफेस, और एक समुद्र तल से दूरी की बात की जाए। एक तो हम लोगों ने, अगर ये ओशियन सरफेस है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि भाई ये ओशियन सरफेस है, इस ओशन सरफेस से ऊपर की तरफ टेम्परेचर डाउन होगा, और इस ओशन सरफेस से अगर आप दूरी की बात करो, अगर मैं दूरी की बात करूं, मान लो कि इंडिया का मैप यूं हो, अब यहां पर ओशन है, जैसे जैसे ओशन से आप दूर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर में वेरिएशन आना शुरू होगा, ठीक। क्योंकि जब नजदीक रहोगे तो टेम्परेचर में बहुत कम वेरिएशन होगा। तो ऊंचाई के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब समुद्र तल से दूरी के अनुसार, अगले पॉइंट में डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन सरफेस, अगला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन सरफेस। द मिनिमम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नियर द ओशन ऑफ सरफेस, ओशन सरफेस के जब नजदीक होगे तो टेम्परेचर में मिनिमम डिफरेंस होगा। जैसे मुंबई में हमेशा टेम्परेचर लगभग एक सा रहता है, मिनिमम डिफरेंस आपको अपीयरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम जब अगले चैप्टर में देखेंगे तो सी ब्रिज और जब लैंड ब्रिज आप देखोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर सेम सा क्यों बना रहता है। अब ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर खूब सर्दियां पड़ रही हैं लेकिन मुंबई के लोगों को ये सर्दियां इतनी महसूस नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओशन सरफेस के नियरेस्ट है, नजदीक है, इस वजह से। देखा जाए, द मिनिमम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नियर द ओशन कोस्ट एंड मैक्सिमम वेरिएशन अवे फ्रॉम द ओशन कोस्ट, नियरेस्ट में मिनिमम डिफरेंस तापमान में पाया जाएगा, न्यूनतम अंतर पाया जाएगा, और जैसे जैसे अंदर की तरफ चलोगे तापमान में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा, ठीक। बहुत ज्यादा सर्दी भी होगी और बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी जैसे जैसे ओशन सरफेस से आप दूर चलोगे। नियरेस्ट रहोगे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। तो टेम्परेचर वेरी करता है समुद्र तट से दूरी के अनुसार। डिस्टेंस भी यहाँ पर मेजर्ड की जाती है, एक फैक्टर ये भी होगा, एक हाइट के अकॉर्डिंग था। तो एक तो आपने ओशन सरफेस से हाइट देखी और एक हम लोगों ने क्या देखी, डिस्टेंस। अगले पॉइंट में चले आइए, ओशन करेंट्स, समुद्री जलधाराएं या ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स के केस में क्या होता है, ये जो ओशन करेंट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द अर्थ। ये जो समुद्री जलधाराएं ये पूरी पृथ्वी पर तापमान का जो सामान्य वितरण है वो सुनिश्चित करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है, तापमान का वितरण, अब किस अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें भाई, अगर इस तरीके से हम देखें तो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको आप 0 डिग्री लैटिट्यूड कह रहे हो, तो 23 एंड 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड और ये है 23.5 साउथ लैटिट्यूड। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष सूर्य यहीं पे तो रहता है। अगर पूरे वर्ष सूर्य 21 जून को यहाँ पर, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, इस वाले हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा होगा।
और इस वाले हिस्से में अगर देखा जाए टेम्परेचर डाउन है, यहां पर टेम्परेचर अधिक है। अब यहां का पानी गर्म होकर इस तरफ चलना शुरू करे तो इस इलाके में टेम्परेचर बढ़ाएगा, और यहाँ का ठंडा पानी इस तरफ आना शुरू हो, इस वाले इलाके का टेम्परेचर ये डाउन करेगा। अब ये जो समुद्र का पानी, ये जो ओशन सरफेस है, ये जब मूव करना शुरू करती है तो इसको हम कहते हैं ओशन करेंट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओशियन करेंट्स या समुद्री जलधाराएं। तो जो ओशियन करेंट्स हैं, इट्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द अर्थ। समुद्री जलधाराएं तापमान के सामान्य वितरण में अहम रोल या अहम भूमिका निभाती हैं। और अगले पॉइंट में परमानेंट विंड, परमानेंट विंड, दिस परमानेंट विंड प्ले आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर लाइक पोलर विंड, वेस्टर्लाइज एंड ट्रेड विंड। पूरे अर्थ पर सिर्फ 3 परमानेंट विंड चलती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड्स, एक है आपकी वेस्टर्लाइज या पछुआ पवनें, और एक है आपकी व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड। ये थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष चलती हैं सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो हीट को भी ट्रांसफर इधर से उधर ये कर रही होती हैं। तो ये जो परमानेंट विंड है, पूरे अर्थ पर कुल कितनी परमानेंट विंड? 3। और ये जो तीनों विंड हैं, ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करती हैं। दे डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अगले पॉइंट में देखें, ये आपके टोटल 5 पॉइंट थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द अर्थ किस अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोगों ने हीट बजट देखा और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। रिमेन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।